ऑडियो वीडियो एक बार चेक कर लेना वर्चुअल किड्स. एम आई लाइव? चेक. Am I audible and visible? एक बार चेक करना all the kids. Let's start. चलो. कल हमारा गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में एक चार्ट पेंडिंग था. तो सबसे पहले we will be completing this contract of guarantee and then we will be moving ahead. So I think this concept regarding rights of a surety was pending yesterday, right? Thank you so much आयुष. चलो पढ़ाई पे भी concentrate कर लेते हैं. श्योरिटी के क्या सारे राइट्स होते हैं? पहली बात तो श्योरिटी के राइट्स, कुछ राइट्स होते हैं अगेंस्ट द डेटर, कुछ अगेंस्ट द क्रेडिटर एंड सम राइट्स अगेंस्ट द को श्योरिटीज. सबसे पहले द राइट ऑफ द श्योरिटी अगेंस्ट द डेटर. द फर्स्ट राइट दैट द श्योरिटी हैज अगेंस्ट द डेटर इज द राइट ऑफ सब्रोगेशन. सब्रोगेशन, ये वर्ड का क्या मतलब होता है? सब्रोगेशन मीन्स टू स्टेप into the shoes of someone else. जैसे हमारे डेटर ने डिफॉल्ट किया, श्योरिटी मेक्स द पेमेंट टू द क्रेडिटर, और जैसे ही श्योरिटी ने क्रेडिटर को पैसा दिया, श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर, और क्रेडिटर की जो पोजीशन थी अगेंस्ट द डेटर, वही पोजीशन हो जाएगी श्योरिटी की अगेंस्ट द डेटर. इसी राइट को कहते हैं एज द राइट ऑफ सब्रोगेशन. The next right is implied promise to indemnify the surety. ये पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट कहता है भले ही हमारे इस डेटर और श्योरिटी ने आपस में कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, बट देयर इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द श्योरिटी एंड द डेटर. क्या कहता है ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट? कि कल जाके डेटर की हरकत की वजह से अगर श्योरिटी को नुकसान हुआ है, तो ऐसे केस में डेटर की जिम्मेदारी हो जाएगी टू मेक गुड द लॉसेस टू द श्योरिटी. इसी को कहते हैं इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई द श्योरिटी. नेक्स्ट, द नेक्स्ट राइट इज द राइट ऑफ द श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर. कल जाके अगर क्रेडिटर को आपने कुछ बेनिफिट्स दिए थे, कुछ सिक्योरिटी दिए थे अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर,
और हमारे डेटर ने तो पेमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से श्योरिटी ने पेमेंट किया टू द क्रेडिटर, तब ऐसे केस में क्रेडिटर की जिम्मेदारी है कि जो भी बेनिफिट्स उसको डेटर से मिले थे वो बेनिफिट्स वो श्योरिटी को पास ऑन कर ले। कल जाके सिक्योरिटी में कुछ अगर लॉस हुआ है तो ये जो लॉस का अमाउंट है वो पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ बाकी का बैलेंसिंग फिगर जो है वो भी दे दोगे तो भी चलेगा। देन यू हैव द राइट ऑफ सेट ऑफ। सेट ऑफ आप जानते हो कि अगर डेटर को कुछ पैसे जो है वो क्रेडिटर को देने हैं और क्रेडिटर को भी कुछ पैसे डेटर को देने हैं, तो ये उसको पैसे देगा, वो उसको पैसे देगा, उसके बदले में जो बैलेंसिंग फिगर है सेट ऑफ करने के बाद जो फिगर आया है उतना अमाउंट आप दे दो तो भी चलेगा। एंड द थर्ड राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर इज the right to share the reduction. So the surety has the right to claim a proportionate reduction in his liability if the principal debtor has become insolvent. कल जाके अगर डेटर इंसॉल्वेंट हो जाता है, कुछ तो पैसे है इन रूपी जो रिकवरेबल है, जितना रिकवरेबल है वो रिकवर कर दो और बाकी का जो पैसा है वो देने की बस आपकी जिम्मेदारी है। ये पैसा जो ऑलरेडी डेटर ने दे दिया है उसके लिए आपका शेयर रिड्यूस हो जाता है। एंड राइट अगेंस्ट द को श्योरिटीज, यहां पे क्या डिस्कस किया गया, सुनो मेरी बात। पहली बात तो द को श्योरिटीज आर लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। ईच श्योरिटी is liable to discharge the whole of the debt in an equal proportion. अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है तो वो अलग बात है, अदरवाइज दे आर लायबल इन एन इक्वल प्रोपोर्शन। एंड द लायबिलिटी, the principle of equal contribution is however subject to a maximum limit that is fixed by the surety to his liability. तो अगर surety चाहे अपनी liability के ऊपर limit लगा सकता है। Okay, great. So this is all about the contract of guarantee. Next, the contract of bailment. तो आप लोग जानते हो bailment में होता क्या है, one party is delivering the goods to another party for a particular purpose, and as soon as the purpose is over the goods are returned back to the true owner. Such a contract is known as a contract of bailment. इसी contract of bailment में दो parties होती है, bailor and bailee. जो goods का owner है उसको कहते हैं bailor और जो गुड्स का पोजेसर है उसको कहते हैं बेली। इसी बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के कुछ असेंशियल एलिमेंट्स है। कौन से है? सारे असेंशियल एलिमेंट्स। पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है। सो बेसिकली बेलमेंट इज बेस्ड अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट। चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस है, चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड है, वो बात अलग है, बट प्राइमरीली व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोथ द पार्टीज। सेकेंड, गुड्स की डिलीवरी होना जरूरी है। यही डिलीवरी तीन टाइप्स की होती है, एक्चुअल, सिंबॉलिक एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी में आपने एक्चुअली गुड्स के पोजेशन को दूसरी पार्टी को हैंड ओवर किया है। सिंबॉलिक डिलीवरी में आपने गुड्स को नहीं दिया है, बट आपने क्या किया है, आपने ऐसी कोई चीज को ट्रांसफर किया है विच इज अ सिंबल ऑफ ट्रांसफरिंग द गुड्स। जैसे कि चाबी देना इज इक्विवेलेंट टू गाड़ी की डिलीवरी देना। और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में तो एक्चुअली डिलीवरी हो भी नहीं रही है, गुड्स जहां पहले थे अभी भी उधर है, बट नाउ यू आर होल्डिंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ समबडी एल्स। वेरी गुड। आज चैट बॉक्स में मैं देख रही हूं काफी कम बच्चे रिप्लाई दे रहे हैं, बाकी बच्चों को हुआ क्या है? कम ऑन गाइस, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू ऑल? चलो आगे बढ़ते हैं। पर्पस होना जरूरी है। सो इफ देर इज नो पर्पस देर कैन बी नो बेलमेंट। ओके, अब आपका पर्पस कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, फर्क नहीं पड़ता है। यूसेज, व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस होना जरूरी है।
आप जो ट्रांसफर कर रहे हो वो ओनरशिप नहीं है, जो आप ट्रांसफर कर रहे हो इज ओनली द पोजेशन इन द गुड्स. एंड लास्टली, जैसे ही पर्पस कंप्लीट हो जाता है गुड्स को रिटर्न करना जरूरी है. ये सारी चीजें मिला के आपका बनता है द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. और यही बेलमेंट दो टाइप का होता है, ग्रेचुटस बेलमेंट मनीष एंड नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट. ग्रेचुटस बेलमेंट मतलब क्या? आप बता सकते हो कौन सा वो बेलमेंट है विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट? कम ऑन गाइस. सो ग्रेचुटस बेलमेंट वो बेलमेंट है विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट. देर इज नो कंसिडरेशन इन दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. बट यस, जहां पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व्ड है ऐसे बेलमेंट को कहते हैं एज अ नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट. आप लोग जानते हो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट इज अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट. स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि क्या? कुछ तो बात इसमें खास है. क्या है वो बात जो खास है? इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंसिडरेशन ना भी है तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सो यस, बेलमेंट कैन ईदर बी ग्रेचुटस or it can be non-gratuitous in nature. आगे हम लोग देखने वाले ड्यूटीज और राइट्स, बट यहां पे अगर टर्मिनेशन डिस्कस्ड है, लेट्स गो अकॉर्डिंग टू द चार्ट. पहली बात तो बेलमेंट कब टर्मिनेट होता है? टर्मिनेट होना मतलब खत्म होना. जो समय के लिए आपने बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया वो समय जैसे ही एक्सपायर हो जाता है बेलमेंट भी खत्म हो जाता है. अगर आपका बेलमेंट कोई पर्पस के लिए था, जैसे ही पर्पस कंप्लीट हो जाता है बेलमेंट भी खत्म हो जाता है. अगर आपने गुड्स को इनकंसिस्टेंटली यूज किया है, गुड्स को डिलीवर किया था एक पर्पस के लिए, इस्तेमाल किया जा रहा है किसी और पर्पस के लिए, बेलर अगर चाहे अपनी इच्छा के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है. समटाइम्स इनफैक्ट अगर आपका ग्रेचुटस बेलमेंट है तब एनी टाइम नोटिस देके आप आपका बेलमेंट जो है टर्मिनेट कर सकते हो. ऑफ कोर्स यस, अगर बेली को कुछ नुकसान हुआ है उसका आपको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा. बट पते की बात ये है, क्या आप बेलमेंट टर्मिनेट करवा सकते हो? देन द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस. नेक्स्ट, bailment can get terminated because of death either of the bailor or of the bailey. और जो सब्जेक्ट मैटर था अगर वही डिस्ट्रॉय हो गया है तो फिर बेलमेंट कंटिन्यू हो ही नहीं सकता, तब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है. यस और नो गाइस? यस. आगे, ड्यूटीज ऑफ बेलर. अब आप लोग जानते हो ड्यूटीज ऑफ बेलर आर मोर और लेस इक्वल टू द राइट्स ऑफ द बेली. And the rights of the bailey are more or less the duties of the bailor. तो इस चार्ट को हम रिवाइज करेंगे. दिस इज अ रिविजन सीरीज. एक्चुअल क्लास में तो आपने डिटेल में ये सारी बातें पढ़ी है. सबसे पहली बात तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू डिस्क्लोज द फॉल्स इन द गुड्स बेल्ड. तो अगर आपका बेलमेंट ग्रेचुटस बेलमेंट है, आपकी जिम्मेदारी है टू डिस्क्लोज अबाउट द फॉल्स known. But अगर non gratuitous bailment है तो you need to disclose only both about the faults known as well as unknown. Then to pay the necessary expenses. आप लोग जानते हो कौन सा है वो एक्सपेंस जो बेली बेयर कर रहा है? नॉन ग्रेचुटस ऑर्डिनरी एक्सपेंस. बाकी सारे एक्सपेंसेस इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बेलर टू पे दीज नेसेसरी एक्सपेंसेस. यस और नो गाइस? कम ऑन, टेल मी. नेक्स्ट, it is the duty of the bailor to indemnify the bailey for the premature termination. So the bailor must compensate the bailey for the loss or the damage that the bailey has suffered, which is in excess of the benefit that was received because the goods were lent gratuitously and the bailment was terminated before the time that was actually promised. अभी कुछ समय पहले हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया है ना. And last but not the least, it is the responsibility of the bailor to indemnify
the belly. Why? Because, my dear students, what has happened is, बेलर हमारा बेलर था ही नहीं, उसका टाइटल डिफेक्टिव था, जिसके वजह से हमारी बेली को हुआ है नुकसान. सो हाँ, दीज वर द ड्यूटीज ऑफ द बेलर. वैसे ही बेलर के कुछ राइट्स भी होते हैं, जैसे कि बेलर जो है, अगर वो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, अगर उसको लग रहा है कि गुड्स जो कारण के लिए दिए थे उस कारण के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे, एंड द गुड्स आर यूज्ड इन एन इनकंसिस्टेंट मैनर. या तो फिर अगर आपका ग्रेचुटस बेलमेंट है, आप अगर चाहो इवन बिफोर द टाइम हैज एक्सपायर्ड यू कैन टेक बैक योर गुड्स, बट आपको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा. अगला पॉइंट कहता है, कल जाके गुड्स को कोई हार्म पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, कोई रॉन्ग डूअर है, थर्ड पार्टी गुड्स के साथ गलत कर रही है, तो ऐसे केस में द बेली इज एंटाइटल्ड टू यूज such remedies as the owner might have used in his own case. In fact, bailor can also sue the bailey if he is not performing his duties. And last, अगर गुड्स को कुछ डैमेज हो गया तो ऐसे केस में बेलर के पास राइट है कि वो बेली से कॉम्पेंसेशन डिमांड कर सकता है, क्योंकि गुड्स जैसे हाल में दिए थे वैसे ही हाल में आपको वापस लौटाने हैं बेली को, और बेली अगर ये चीज नहीं करता है, आप बेली से कॉम्पेंसेशन डिमांड कर सकते हो. हाँ या ना? यस. आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, आ जाइए. कम ऑन गाइस. ड्यूटीज ऑफ द बेली कर ही लेती हूं, चलो. ये लेक्चर लाइव है बेटा, ठीक है? एंड नए टॉपिक्स का वेटेज अच्छा खासा है, तो आप इन टॉपिक्स को लाइटली नहीं ले सकते हो. मैंने कुछ समय पहले आप लोगों के साथ एक पीडीएफ शेयर करी थी विथ ऑल द लिंक्स. आई होप यू ऑल हैव इट विथ यू ऑल. और उसमें अगर आपके नए टॉपिक्स ठीक से नहीं हुए हैं, आप उनके पूरे फुल लेक्चर्स देख सकते हो. एक काम करती हूं, मैं ये लिंक वापस से हमारे टेलीग्राम के मेन चैनल पे डालती हूं. एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. एक ही मिनट में मैं वो लिंक वापस से डाल रही हूं. मेन टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाला है, चेक करना तो जरा. जिनके पास नहीं है प्लीज चेक इट आउट. देखो भेजा है मैंने. Important links for CA Foundation students. भेज दिया. अगर आपने ये टॉपिक को ऑप्शन में छोड़ा है, आई थिंक आप ये अटेम्प्ट भी ऑप्शन में कंसिडर कर लेना, बिकॉज दीज टॉपिक्स आर लाइक रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आई हैव सेंट इट. क्या हुआ? ओके चलो आ जाइए. मैम मेरा टोटल 193 आया बट लॉ में 32 आए. ओ माय गॉड. इसीलिए रिवीजन सेशंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और मेरी कही गई बातें प्लीज फॉलो कीजिए. भले ही पिछले अटेम्प्ट में आप क्लियर नहीं हुए, बट इस अटेम्प्ट में आप देख लेना, मेरी कही गई बातों को अगर आप फॉलो करते हो, आपने वो आरटीपी के राइटिंग सेशंस किए, डिटेल रिवीजन किया, ये मैराथन किए, इस बार आपकी नैया पार जरूर होगी.
ठीक है, आ जाइए, चलो। कम ऑन, आगे बढ़ते हैं। ड्यूटीज ऑफ द बेली। पहली ड्यूटी बेली की टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। अपना ही समझ के बेली को गुड्स का ख्याल रखना होगा। कल जाके गुड्स को कुछ नुकसान हो गया तो अब ऐसे केस में ये नुकसान की भरपाई फिर बेली को, बेलर को देनी पड़ेगी। जो पर्पस के लिए गुड्स को बेल किया है वही पर्पस के लिए गुड्स को इस्तेमाल करना होगा। यू कैन नॉट यूज द गुड्स इन एन इनकंसिस्टेंट मैनर। अगर इनकंसिस्टेंट मैनर में आपने गुड्स को यूज किया है और गुड्स को कुछ नुकसान हुआ है, ये गुड्स के नुकसान की भरपाई बेली को देनी पड़ेगी टू द बेलर। नेक्स्ट, यू कैन नॉट डू द मिक्सिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, अगर बेलर का कंसेंट लिया है और मिक्सिंग किया है तो अलग बात है, बट कंसेंट के बगैर आप मिक्सिंग नहीं कर सकते ऑफ द गुड्स। और अगर आपने कंसेंट के बगैर मिक्सिंग कर दिया और गुड्स सेपरेबल है तो हम आपसे सेपरेशन चार्जेस लेंगे, और गुड्स अगर सेपरेबल नहीं है तब तो हम आपसे कॉम्पेंसेशन ही डिमांड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे ही पर्पस कंप्लीट हो जाता है या समय कंप्लीट हो जाता है, आपकी जिम्मेदारी होती है टू रिटर्न द गुड्स बैक टू द बेलर। रीजनेबल टाइम में अगर आपने गुड्स को रिटर्न नहीं किया और गुड्स को कुछ नुकसान हो गया, फिर नुकसान चाहे एक्सीडेंटल है, एक्ट ऑफ गॉड है, फर्क नहीं पड़ता, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेस। नेक्स्ट, रिटर्न एंड अक्रीशन इन द गुड्स। अक्रीशन मतलब आप जानते हो एडिशन, काउ, काफ, शेयर्स, बोनस शेयर्स। कल जाके गुड्स में अगर कुछ भी इंक्रीज हुआ है, ओरिजिनल गुड्स के साथ साथ आपको इंक्रीज इन द गुड्स भी लौटाना पड़ेगा। इंक्रीज गुड्स आपके नहीं हो जाते। एंड नॉट टू सेट अप एन एडवर्स टाइटल। कोई भी हालत में बेली कभी भी ये नहीं कह सकता है कि ये गुड्स उसके गुड्स है। ये गुड्स बेलर के थे, है और रहेंगे। ही कैन नॉट सेट अप एन एडवर्स टाइटल इन द गुड्स। यस, ये रिटर्न द गुड्स के ऊपर क्वेश्चन भी आया था। यस अभिजीत, करेक्ट। राइट्स ऑफ द बेली सेम ही है, जो ड्यूटी बेलर की थी वही बेली के राइट्स है। ये आप खुद कर सकते हैं। हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं। एक तो है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। पहली बात तो आप लोग बताओगे, कम ऑन किड्स, क्या फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स गुड्स का ओनर बन जाता है? और डज ही एक्ट लाइक अ बेली? कम ऑन गाइस, क्या आप बता सकते हो मेरे को? न्यू टॉपिक का वेटेज ऐसा हम सेपरेटली नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट ने कहा नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स क्या ओनर हो जाता है? कल जाके आपको किसी की गोल्ड रिंग मिल जाती, क्या ये रिंग आपकी हो जाएगी? बोलो मेरे को। सुनो, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स एक्चुअली एक्ट्स लाइक अ बेली ऑफ द गुड्स। एज अ बेली अब उसको गुड्स का ख्याल रखना पड़ेगा, उसको ट्रू ओनर को ढूंढना पड़ेगा, बट ट्रू ओनर को ढूंढने के लिए उसको जितना खर्चा लगा है वो खर्चा वो ट्रू ओनर से रिकवर कर सकता है। इनफैक्ट ये कॉसी कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाता है। बट अगर गुड्स पेरिशेबल है, गुड्स की वैल्यू के 3/4 से ज्यादा आपने फाइंडर को ढूंढने का खर्चा कर दिया है, गुड्स पेरिशेबल है, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो? आप गुड्स को बेच सकते हो। Otherwise, you are not allowed to sell these goods. अच्छा, जनरल लीन और पर्टिकुलर लीन क्या डिफरेंस है? पर्टिकुलर लीन आप एक्सरसाइज कर रहे हो ओनली ऑन स्पेसिफिक गुड्स विच आर बेल्ड बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ अमाउंट, whereas जनरल लीन में you are exercising the lien on all the goods in general. ठीक है, पर्टिकुलर लीन का ऑटोमेटिक राइट
हर बेली को मिलता है, बट जनरल लीन का राइट हर बेली को नहीं मिलता है, वो उसको पावर से लेना पड़ता है, either through the contract or maybe some other provision. General lien can be exercised even when there was no involvement of labor or skill, but particular lien can be exercised only when some labor or some skill or increase in the value of the goods has been exercised. कुछ लोग होते हैं जिनको इनहेरेंटली जनरल लीन का पावर मिलता है, जैसे कि बैंकर्स, फैक्टर्स, वॉरफिंगर्स, पॉलिसी ब्रेकर्स, बट उनके अलावा किसी को भी ये राइट इनहेरेंटली नहीं मिलता है. सो दैट इज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. कल इंडेमनिटी गारंटी हुआ था, अभी बेलमेंट हो गया. अब हम जा रहे हैं टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज. ज्यादा समय लगेगा नहीं, 2 ही चार्ट्स है, और वैसे भी pledge is a kind of a contract of bailment. बराबर ना? So yes, सुनो मेरी बात. प्लेज में हो रहा क्या है? The bailment of goods as a security. The bailment of goods as a security for the payment of a debt or the performance of a promise is known as a pledge. Pledge में 2 पार्टीज होती है, पॉनर एंड पॉनी. ठीक है, कुछ असेंशियल एलिमेंट्स है प्लेज के. पहली बात तो क्या गुड्स का होना जरूरी है? यस. क्या गुड्स की डिलीवरी होना जरूरी है? यस. क्या डिलीवरी कोई पर्पस के लिए होना जरूरी है? यस. क्या पर्पस सिक्योरिटी होना जरूरी है? यस. और जैसे ही पर्पस कंप्लीट हो जाता है, क्या गुड्स को रिटर्न करना जरूरी है? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो यस. अब देखो, पॉनी के क्या सारे राइट्स है. पहली बात तो टू रिटेन द गुड्स प्लेज. जब तक आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट, ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस नहीं मिलते, तब तक आप भी गुड्स को लौटाओगे नहीं. यू हैव द राइट टू रिटेन द गुड्स. सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए आप गुड्स को रिटेन नहीं कर सकते हो, बट हाँ, आप दूसरी पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को रिकवर कर सकते हो. हाँ है ना? इनफैक्ट अगर हमारे पॉनर ने पेमेंट देने में डिफॉल्ट किया है, तब ऐसे केस में माय डियर स्टूडेंट्स, आप गुड्स को बेच भी सकते हो. गुड्स को बेचने के बाद या तो सरप्लस हो सकता है या तो डेफिसिट हो सकता है. सरप्लस अगर हुआ तो आपको सरप्लस लौटाना पड़ेगा. डेफिसिट अगर होता है तो आप सामने वाली पार्टी से डेफिसिट रिकवर कर सकते हो. बट देखो, आप गुड्स को बेच पाओगे ओनली आफ्टर गिविंग अ नोटिस. नोटिस पीरियड खत्म हो गया, फिर भी पेमेंट नहीं मिला, तभी आप गुड्स को बेच सकते हो. ऐसे डायरेक्टली बिगर नोटिस दिए गुड्स को बेचा नहीं जा सकता. ओके, पॉनर के क्या राइट्स है? जैसे ही उसने प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट देयर ऑन, ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस दे दिए, ही हैज अ राइट टू रिडीम द गुड्स. पैसे देकर वो अपने गुड्स वापस से अपने पास ला सकता है. अब देखो, अगर आप देखोगे, ड्यूटीज ऑफ पॉनी आर लाइक द ड्यूटीज ऑफ द बेली ओनली, बिकॉज पॉनी इज लाइक द बेली. तो रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स, अनऑथराइज यूज मत करो गुड्स का. जैसे ही पूरा का पूरा डेट का पेमेंट मिल जाता है, गुड्स को रिटर्न कर दो. प्लेज्ड गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिक्स मत करो. डोंट एक्ट इन एन इनकंसिस्टेंट मैनर. और अगर गुड्स में कुछ एडिशन, इंक्रीज, अक्रीशन होता है, तो ओरिजिनल गुड्स के साथ साथ अक्रीशन को भी लौटा दो. दीज आर द ड्यूटीज ऑफ द पॉनी. वैसे सिमिलरली ड्यूटीज ऑफ द पॉनर एक बार गो थ्रू कर लो. स्क्रीन पे सारे पॉइंट्स मैंने डिस्प्ले किया है, प्लीज गो थ्रू इट. आई एम गिविंग यू ऑल
2 minutes. Come on guys, फटाफट जवाब दीजिए मुझे. हाँ, पॉइंट बी समझा दो. देखो, कल जाके अगर से फॉर एग्जाम्पल पौनी के पास गुड्स का फिजिकल पोजेशन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस गुड्स को संभालने के लिए लगे हैं, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो है वो पॉनर को देने पड़ते हैं. टू हुम? द पॉनी. जैसे बेलमेंट में आपने किया था ना, ये तीनों भी एक्सपेंसेस कौन दे रहा है? बेलर. यहां पे पॉनर बेलर ही है. एज सिंपल एज दैट. सारे पॉइंट समझाने बोल दो, एक सेकंड बोल दो, एक थर्ड बोल दो, सारे यही कर लो. थर्ड पॉइंट मन्नू में एक्सप्लेन नहीं करने वाली. ड्यूटी ऑफ द पॉनर टू डिस्क्लोज द फॉल्स नोन. कम ऑन, ये आपने बेलमेंट में भी किया है यार, अब भी जस्ट डिस्कस किया है. ध्यान कहां है आप लोगों का? प्लेज तो हमेशा नॉन ग्रेचुटसी होगी, ऑलवेज फॉर कंसिडरेशन. सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द पॉनर टू डिस्क्लोज द फॉल्ट नोन एज वेल एज अननोन. अब आप बोलोगे अननोन फॉल्ट पता ही नहीं है तो डिस्क्लोज कैसे करेंगे? दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज कास्टेड अपॉन यू. कल जाके अगर कुछ नुकसान हुआ बेली को, मतलब पौनी को, तो आप ही जिम्मेदार हो मन्नू. लेक्चर्स नहीं देखे आप लोगों ने, वेरी बैड. आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द डाउट्स दैट यू ऑल आर आस्किंग. लास्ट दो कॉन्सेप्ट्स बचते इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज. पहली बात तो प्लेज बाय नॉन ओनर्स, इसके ऊपर डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चन आ सकता है. प्लेज बाय अ मर्केंटाइल एजेंट. कोई मर्केंटाइल एजेंट है जो गुड्स के पोजेशन में है, ओके, और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो एक्ट कर रहा है और गुड फेथ में एक्ट कर रहा है, तो वो जो गुड्स को बेचता है, प्लेज करता है, तो इट्स गोइंग टू बी अ वैलिड प्लेज. बिकॉज ही हु इज एक्टिंग एज एन एजेंट इज हिमसेल्फ एक्टिंग. वही वो फंडा हो जाता है. इसलिए एजेंट ने किया गया प्लेज विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड प्लेज. पानी लाने बोलना ना. नेक्स्ट, प्लेज बाय अ पर्सन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. तो पॉनर ने अगर गुड्स को ऑब्टेन किया है बाय अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बट अभी तक कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन नहीं हुआ है प्लेज तक, तो ऐसे केस में द पॉनी अक्वायर्स अ गुड टाइटल इन द गुड्स. नेक्स्ट, कभी कभार कोई इंसान को गुड्स में लिमिटेड इंटरेस्ट होता है, बट फिर भी ही हैज द राइट टू प्लेज द गुड्स अप टू द एक्सटेंट ऑफ द इंटरेस्ट दैट ही हैज इन द गुड्स. और अगर आप को ऑनर्स हो गुड्स के और दूसरी पार्टी के कंसेंट से आपको गुड्स का पोजेशन मिला है, तो आप गुड्स का वैलिड प्लेज कर सकते हो. और या तो बायर या तो सेलर, जैसे कि सेलर ने गुड्स को बेच दिया है, अभी वो ओनर नहीं है, बट उसके पास गुड्स का पोजेशन है, अगर वो चाहे वो गुड्स को प्लेज कर सकता है. सिमिलरली द अदर वे राउंड, प्रोस्पेक्टिव बायर के पास गुड्स का पोजेशन है, अभी तक ओनर नहीं है, बट पोजेशन है, वो अगर चाहे वो गुड्स को प्लेज कर सकता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस. Check. Next point. Next and the last point, that is differentiation between pledge and bailment.
दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन. एक काम करो, 1 मिनट का समय देती हूँ, डिफरेंस रीड करो और फिर डिस्कस कर लेते हैं. एक बार रीड करके हो गया तो बोल देना. आई डिस्कस इट विथ यू ऑल. Check. Okay, so I think you are done with the writing part. एक बार डिस्कस कर लेते हैं. आई मीन रीडिंग पार्ट. देखो, बेलमेंट और प्लेज. पहली बात तो बेलमेंट का पर्पस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनी स्पेसिफिक पर्पस. सम जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, यूसेज, मॉडिफिकेशन, स्टोरेज. बट प्लेज का पर्पस जो होता है सिक्योरिटी. बेलमेंट में 2 पार्टीज होती है, बेलर और बेली. प्लेज में भी 2 पार्टीज होती है, पॉनर एंड पॉनी. ये पर्पस ऑलरेडी हमारा हो चुका है डिस्कस. बेलमेंट कैन बी विथ कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन, whereas pledge is always made for consideration. Bailment में bailey has no right to sell the goods, whereas pledge के केस में pawnee कुछ conditions अगर satisfy होते हैं तो goods को pledge कर सकता है. प्लेज में आप गुड्स को यूज नहीं कर सकते, बट बेलमेंट का अगर पर्पस यूसेज है, गुड्स को इस्तेमाल किया जा सकता है. सो दीज वर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एंड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. ठीक है, तो अब सुनो मेरी बात एकदम ध्यान से. इसके बाद हम एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का परफॉर्मेंस का जो यूनिट है, यूनिट नंबर 4, उसका रिवीजन लेक्चर जो है वो चलाने वाला है. और कल से नाउ देर आर नॉट गोइंग टू बी एनी मैराथन लेक्चर्स, बिकॉज नाउ योर अटेम्प्ट इज ऑलमोस्ट नियरिंग. आप लोग जानते हो आपका एग्जामिनेशन 13 तारीख से चालू हो रहा है. आज ऑलरेडी 6 तारीख हो चुकी है. तो अब आप अगर कुछ 1-2 यूनिट्स है, छोटे मोटे यूनिट्स है, जैसे कि एजेंसी है, 5th और 6th यूनिट, ब्रीच वगैरह वगैरह, वो तो आप जो मैंने अभी लिस्ट भेजी है वो लेक्चर्स की लिंक में से कंप्लीट कर सकते हो. What I wanted to tell you all right now is, आप लोग जानते हो पिछले बहुत सारे महीनों से आप काफी मेहनत कर रहे हो. Now it is the time wherein you are supposed to perform. तो आपका माइंड पीसफुल रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जितने टॉपिक्स आपने अभी तक किए उसी को आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उसी को रिवाइज करते हुए आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कीजिए. अब अगर कोई टॉपिक आपने नहीं किया है, अब उसको करने का समय नहीं है. अभी तक अगर से फॉर एग्जांपल 95% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वो 95% पे आप कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि वो 5% के चक्कर में वो 95% भी आप भूलने लग जाओगे. आई एम श्योर कि अगर आपको फेथ है, आपका माइंड काम है, आपको अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा, है ना. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट for your upcoming examination. Rock it, my dear students, and God bless you all. अभी जो lecture play होगा वो आप देख सकते हो, and all the best. I will see you after accounts
का पेपर. And a very happy Ganesh Chaturthi to you all. Okay, thank you. और फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट हम कंटिन्यू करेंगे. सो चेक इट आउट गाइस. परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. देखो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होते हैं, प्रोमिसोर एंड प्रोमिसी. जिसने प्रॉमिस दिया है उसको कहते हैं प्रोमिसोर, और जिसको प्रॉमिस दिया जा रहा है उसको कहते हैं एज द प्रोमिसी. अब देखो, हु इज द पर्सन हु इज सपोज टू परफॉर्म द प्रॉमिस. सबसे पहली बात तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो प्रोमिसोर है वो खुद प्रॉमिस को परफॉर्म करे. सो इट इज द प्रोमिसोर हिमसेल्फ हु शुड बी परफॉर्मिंग द प्रॉमिस. स्पेशली अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल या नेचर का है, तब तो हम चाहते हैं कि ये जो प्रॉमिस है ये परफॉर्म की जाए बाय द प्रोमिसोर हिमसेल्फ. बट अगर प्रोमिसोर अवेलेबल नहीं है तो ऐसे केस में उसका एजेंट जो है या उसका एम्प्लॉय जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को कर सकता है परफॉर्म. पर्सनल स्किल का अगर कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज ओनली द प्रोमिसोर हु शुड बी परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट. इनफैक्ट अगर डेथ हो गई प्रोमिसोर की तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म. अगर पर्सनल स्किल का कॉन्ट्रैक्ट है तो ऐसे केस में प्रोमिसोर के डेथ के बाद द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, है ना. आगे Sometimes the contract can also be performed by a third party. तब ऐसे केस में मैंने आपको क्लास में एग्जांपल दिया था, ए और बी है और ए को बी को पैसे देने हैं, बट ए बी को पैसे नहीं दे रहा है. अब ऐसे केस में बी वांट्स टू नाउ फाइल अ केस अगेंस्ट ए. तो अब दोनों का एक म्यूचुअल फ्रेंड है मिस्टर सी. सी सोचता है ये दोनों मेरे जो दोस्त अगर एक दूसरे से झगड़ेंगे, आई विल नॉट फील गुड अबाउट इट. तो सी क्या करता है, वो ए के बिहाफ पे बी को पैसे दे देता है. यहां पे परफॉर्मेंस दिया जा रहा है, बट ये जो परफॉर्मेंस दिया जा रहा है ये दिया जा रहा है बाय अ थर्ड पार्टी. तो अगर स्ट्रेंजर ने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया है, इट विल रिजल्ट इन डिस्चार्जिंग द प्रोमिसोर. ठीक है. एंड इफ द प्रॉमिस इज अ जॉइंट प्रॉमिस, आप लोग जानते हो जॉइंट प्रॉमिस के लिए तो अपनी पूरी कहानी है, और हमने क्या किया था, पूरा का पूरा एक दिन जो है जॉइंट प्रोमिसोर्स और जॉइंट प्रोमिसीज को ही दिया था. तो एक से ज्यादा लोग जब प्रॉमिस देते, दे आर टुगेदर नोन एज जॉइंट प्रोमिसोर्स. ये जो जॉइंट प्रोमिसोर्स होते हैं, दे आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल टू गिव द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, अब देखो इसी को मैं अभी कंटिन्यू कर देती हूं क्योंकि ये टॉपिक हमने रेस किया ही है. तो अगर जॉइंट प्रोमिसोर्स की जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होती है, आप एज अ प्रोमिसी किसी के भी पास जा सकते हो और उस पर्सन के पास जाने के बाद पूरे कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस जो है डिमांड कर सकते हो. एंड इनफैक्ट यू विल ऑल्सो बी लायबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट. बट अब देखो, अगर आपने किसी एक पार्टी को रिलीज किया है, इसका ये नहीं होता है मतलब कि सारी पार्टीज जो है वो रिलीज हो जाएगी. एक का रिलीज जो है will only release that person from the promisee, not from the other promisors, क्योंकि उनकी liability कैसी है, joint and several liability उनकी होती है. इनफैक्ट अगर किसी promisor की डेथ हो गई तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव along with the remaining surviving promisors will jointly repay the money. सभी की डेथ हो गई, सभी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल टू मेक द पेमेंट टू द प्रोमिसी. इसी को कहते हैं डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी. ये सुनो गाइस, अगर कोई एक इनसॉल्वेंट हो जाता है, जितना उसकी एस्टेट से रिकवर किया जा सकता है उतना पैसा उसके एस्टेट से रिकवर किया जाएगा, बट उसका जो लॉस है इज गोइंग टू बी बोर्न इक्वली बाय द रिमेनिंग पार्टीज. सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट अबाउट जॉइंट प्रोमिसोर्स. और ये जो जॉइंट प्रोमिसोर्स का कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट इज लाइक रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो अब अगर हमने जॉइंट प्रोमिसोर्स का कॉन्सेप्ट किया है, let us also do the reverse concept of joint
प्रोमिसेस। तो जॉइंट प्रोमिसेस के केस में क्या होता है, एक से ज्यादा अगर प्रोमिसी है, सो टुगेदर दे आर नोन एज जॉइंट प्रोमिसेस एंड दे कैन डिमांड द परफॉर्मेंस जॉइंटली। किसी एक की डेथ हो गई तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्मेंस को डिमांड करेगा विद द सर्वाइविंग प्रोमिसेस। सभी की डेथ हो गई, सभी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल डिमांड द परफॉर्मेंस जॉइंटली फ्रॉम द promisors. So that was about joint promissor and joint promisee. Next concept talks about succession and assignment. Succession और assignment दोनों सेम है या अलग अलग है? तो the answer to this question is दोनों भी है अलग अलग। Succession में आप क्या कर रहे हो, आप rights as well as duties को कर रहे हो ट्रांसफर, बट असाइनमेंट के केस में यू आर ओनली ट्रांसफरिंग योर राइट्स, आप ड्यूटीज को ट्रांसफर नहीं करते इन केस ऑफ एन असाइनमेंट। ओके, बट आपका जो सक्सेसर होता है, अगर उसको आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज मिली है, तो ऐसे केस में लाइबिलिटीज आप उतने ही देने के लिए लायबल होते हो। कितना देने के लिए लायबल होते हैं? जितनी एसेट्स आपने करी है इनहेरेंट। सो दैट वाज अबाउट सक्सेशन एंड असाइनमेंट। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। कम ऑन गाइस, एंड दैट्स द इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। क्या कह रहा है ये पॉइंट? सुनो मेरी बात। सो वेरी गुड, त्रुपाल, विद्याश्री, दिव्यानी, वंशिका, personal hi by Niharika. Hello Niharika ji, my personal hi to you. So Umang पूछ रहा है, मैम what do you mean by, what is the meaning of unless contrary intention appears on the contract? इसका ये मतलब होता है आप इस एक्ट को, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को तभी रिफर करते हो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली कुछ लिखा है तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा? उस केस में आपको कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को ही करना पड़ता है फॉलो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दैट पॉइंट सेज। आई होप इट्स क्लियर उमंग नाउ। गूगल ड्राइव की लिंक कहाँ है? कल का जो हमारा रिविजन सेशन था ना, उसके डिस्क्रिप्शन में और चैट बॉक्स में आपको गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएगी। ये लिंक लेक्चर्स की लिंक है, नोट्स की लिंक नहीं है। हमारे पास अभी आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गए हैं तो हम नोट्स भी भिजवा देंगे, डोंट वरी। हाँ, बट उन नोट्स में मेरे हैंड रिटन समरी नोट्स है, उसको आप जरूर देखना, बहुत ही बढ़िया बनाए हैं। तो अगर आप लोग मेरे स्टूडेंट नहीं हो ना, आप क्या कर सकते हो, वो हैंड रिटन समरी नोट्स जो है उसको आप रेफर कर सकते हो 1 डे बिफोर द एग्जामिनेशन। ओके, चलो आ जाइए। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। व्हाट इज दिस पॉइंट सेइंग? कम ऑन गाइज, लेट्स चेक इट आउट। प्रॉमिसर जो है वो तो परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी है। ओके, तो प्रॉमिसर एसी रिपेयरिंग वाला गाय बार बार मेरी क्लासरूम में आ रहा है और कह रहा है, हे मैम अभी एसी रिपेयर करूं, हे मैम अभी हम एसी रिपेयर करें। तो अब मैं कह रही हूं, नहीं यार मेरी फाउंडेशन की बैच है, अभी नहीं, दोपहर में आ जा। दोपहर में आता कहते हैं, नहीं यार मैम, मैं कहती हूँ नहीं यार बेटा अभी मत आओ, बाद में आना, मेरी अभी इंटर की क्लास है। शाम को आता है तो मैं कहती हूँ, नहीं यार मेरा तो सीए फाउंडेशन जून इनका अटेम्प्ट है ना, मैराथन चालू है, अभी मत आइए। तो अब ये बंदा जो है ये तो परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट उसका परफॉर्मेंस जो है वो अनकंडीशनल भी है, वो प्रॉपर टाइम पे आया है, वो प्रॉपर प्लेस पे आया है, वो परफॉर्मेंस देने के लिए ऑफर भी कर रहा है, बट इट इज मी हु इज नॉट एक्सेप्टिंग द ऑफर। तो ऐसे केस में ये पार्टी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगी फ्रॉम परफॉर्मेंस, एंड इनफैक्ट आई विल नॉट बी एबल टू स्यू द अदर पार्टी फॉर नॉन परफॉर्मेंस, है ना। एक सवाल मुझे आप लोगों को पूछना था, जो हमने आपको वर्ड फाइल भेजी है, क्या आप उसकी लिंक ओपन कर पा रहे हो? लक्ष्मी सूद जो है वो कह रही है, मैम हम लिंक ओपन नहीं कर पा रहे हैं।
वेरी गुड त्रुपाल, क्या बात है. आई नो शुभम. सो आई थिंक जिसको थोड़ा बहुत मोबाइल और आईटी का नॉलेज है, दे आर एबल टू ओपन द लिंक. 100 में से कुछ 2-4 बच्चे हैं जिन लोगों को लिंक ओपन करते नहीं आ रही है, तो आई थिंक दैट इज दे आर शॉर्ट कमिंग, नॉट माइन. ग्रेट. नेक्स्ट, ये वाला जो कंसेप्ट है नाउ, इसके ऊपर आपके अटेम्प्ट के आरटीपी में सवाल पूछा गया है, जिसके बारे में हमने चर्चा भी करी थी इन द आरटीपी के सेशंस. ठीक है रौनक, आई थिंक यही है यार बेटा. मैंने 2 बार ऑलरेडी बोला, मैं वापस से बोल रही हूं, ये लेक्चर्स की लिंक है, नोट्स की लिंक नहीं है. मैं नहीं बोल रही हूं यार. ओके सच में आई शुड जस्ट इग्नोर दीज पीपल बिकॉज इरिटेट हो रहा है मुझे ऑलरेडी आज इतना टेंशन आया कि मैं कैसे करूंगी. आप लोगों को कैसे टेंशन नहीं आ रहा है? यस रूबी, आपका पेपर चालू होने के 15 मिनट पहले आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिल जाता है. Forget it. I'm not replying to these questions. I'll just read your answers to the questions that I asked and I'm continuing. Okay. अब देखो, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट सेक्शन है. आई एम जस्ट नाउ फॉरगेटिंग ऑल दिस और मेरा पूरा फोकस इधर है. ये देखो, अब पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. अब ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो? आप पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकते हो, मतलब टर्मिनेट कर सकते हो. या तो अगर पार्टी वापस से परफॉर्मेंस देने आ रही है तो ऐसे केस में ईदर बाय वर्ड्स और बाय योर कंडक्ट आप ये बता सकते हो दैट यू आर इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट. तो बेसिकली अग्रीव पार्टी के पास 2 राइट्स है. पहला राइट है, अग्रीव पार्टी अगर चाहे कॉन्ट्रैक्ट को कर सकता है टर्मिनेट, और वो नहीं तो अग्रीव पार्टी अगर चाहे वो क्या कर सकता है, उसके या तो बिहेवियर से या तो शब्दों से कह सकता है दैट ही इज इंटरेस्टेड इन द कंटिन्यूएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. चाहे आपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का डिसाइड किया या चाहे आपने कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करने का डिसाइड किया है, आप दोनों भी केसेस में कॉम्पेंसेशन लॉसेस जो है वो डिमांड कर सकते हो फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द contract. So that was about this chart, which is chart number 1.11. अब हम बढ़ते हैं आगे. टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस. देखो, अगर आपने परफॉर्मेंस के लिए कोई पर्टिकुलर जगह डिसाइड की है, जैसे कि अगर मेरे क्लासरूम का एसी खराब हुआ है, ऑफ कोर्स सी बात है, क्या एसी रिपेयर वाला बंदा क्लासरूम में ही आएगा? फिर गुरुकुल जाके मतलब नहीं है, घर पे जाके कोई मतलब नहीं, ऑफिस भी आके कोई मतलब नहीं है. तो हमारे लिए जो रीजनेबल प्लेस है दैट इज गोइंग टू बी द क्लासरूम. हाँ, तो अगर आपने कोई जगह डिसाइड की है तो उसी जगह पे आपको आना होगा और आपका परफॉर्मेंस देना होगा. बट नाउ if the place is not decided, depending upon the facts and circumstances of every situation, आपको खुद डिसाइड करना होगा कि इस केस में परफॉर्मेंस देना कहां रीजनेबल होगा. वैसे ही अगर परफॉर्मेंस का कोई टाइम डिसाइडेड है तो आपको उसी टाइम पे देना होता है परफॉर्मेंस. अगर कोई टाइम डिसाइडेड नहीं है, डे भी और टाइम भी, तो आपको ऐसे केस में रीजनेबल डे और रीजनेबल टाइम में देना होता है कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस. सो रीजनेबल वुड बी बिजनेस आवर्स, मॉर्निंग 9 to evening 6. ओके,
नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। देखो, मैं चिप्स का पैकेट दूंगी, आप 10 रुपए दोगे, मैं कह रही हूं मैं तो आपको 10 रुपए दूंगी नहीं। अब अगर मैं ही 10 रुपए देने को रेडी नहीं हूं, क्या आप भी चिप्स का पैकेट दोगे? नहीं। तो ऐसे केस में जब कभी भी रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होती है, एक हाथ से लेना और दूसरे हाथ से देना, these things का परफॉर्मेंस goes simultaneously, हैंड इन हैंड। और अगर मैं ही अपना वादा देने के लिए रेडी नहीं हूं पूरा करने के लिए, तो आपको भी परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं है ना। अब देखो, यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाता है साइमल्टेनियसली, मतलब एक के बाद एक तुरंत। बट अगर कोई ऑर्डर ऑफ टाइम डिसाइड हुआ है कि पहले आप परफॉर्मेंस दोगे और फिर मैं परफॉर्मेंस दूंगी, तो वी आर गोइंग टू फॉलो द कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट भी साइलेंट है, तो अब आप देखोगे कि जनरली कस्टम्स के हिसाब से ऐसे टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसमें कौन पहले परफॉर्म करता है और कौन बाद में। जैसे कि जब आप बैंक में लोन लेने जाते हो ना, और बैंकर आपसे सिक्योरिटी डिमांड करता है, तो ऐसे केस में यूजुअली क्या होता है, बैंकर पहले आपसे सिक्योरिटी मांगता है और उसके बाद ही वो आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का नेचर है, और नेचर के हिसाब से पहले आप गोल्ड दोगे और गोल्ड देने के बाद 2 मिनट में आपको सोना मिलेगा। तो पहला परफॉर्मेंस आपका और बाद का परफॉर्मेंस बैंकर का। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का नेचर, कस्टम, ट्रेडिशन ऐसा है जहां पे हमने ऑलरेडी ऑर्डर डिसाइड कर दिया है कि पहले कौन परफॉर्म करेगा और बाद में कौन परफॉर्म करेगा। यस नो गाइस? यस। ओके, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है जो साइमल्टेनियसली परफॉर्म होने वाली है। पहला वाला बंदा ही अगर परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी नहीं है, तो दूसरे वाले बंदे को परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट फिर पहली वाली पार्टी जो खुद कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रही है, वो दूसरी पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकती है फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट, अग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट। कोई एक्ट है जो आपने अग्री किया है करने के लिए, बट इट इज इम्पॉसिबल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ऐसे केस में सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज void ab initio. It is not possible right from the beginning. It is void ab initio. But कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब परफॉर्म करना पॉसिबल था, बट बाद में ऐसी कोई घटना हुई जिसकी वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं हुआ है। इसको कहते हैं सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। अगर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। ओके, आई बात समझ में? क्योंकि इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल था, बट बाद में यह घटना हुई जिसकी वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। जैसे किसी फॉर एग्जांपल घर को बेचना और खरीदने का एग्जांपल हमने बताया था। 1 तारीख को आपने अग्री किया था घर को बेचेंगे और घर को खरीदेंगे, और परफॉर्मेंस 10 तारीख को होने वाला था। अनफॉर्चुनेटली 7 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के बाद, बट परफॉर्मेंस के पहले घर को आग लग जाती है और घर जो है वो जल के राख हो जाता है। तो अब देखो यहां पे हुआ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हुआ है। क्या हुआ यहां पे? कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो गया है। हाँ या ना बच्चों? यस। चलो आगे बढ़ते। कम ऑन गाइस, लेट्स चेक इट आउट, लेट्स रॉक गाइस। आगे बढ़ते। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। एक ही मिनट। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज लाइक रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Come on guys, let's check it out. Are you all there? I can see those shocking smileys. Yes. क्या बात है, ध्रुपाल पटेल एंड ओम कुमारी, आप लोगों ने एकदम सही सेक्शन नंबर बताया। क्या बोर्ड पे देख के सेक्शन नंबर बताया है? 59, 60 एंड 61। और ये तीनों भी सेक्शंस आर लाइक रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं ये सेक्शंस कि अगर सेम डेटर है, सेम क्रेडिटर है,
दोनों के बीच में मल्टीपल डेट है। अब ऐसे केस में अगर हमारा डेटर कुछ पैसे देता है, इतने पैसे कि वो सारे डेट को रीपे करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो ऐसे केस में इस डेट का अप्रोप्रिएशन कैसे किया जाएगा, कैसे किया जाएगा? तो अब ऐसे केस में आपको पहली बात तो appropriation of the payment has to be done according to the directions of the debtor। अब डेटर ऐसे भी डायरेक्शंस दे सकता है कि ये जो डेट है ये अप्रोप्रिएट करना है टुवर्ड्स सम टाइम बाद डेट, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। डेट चाहे टाइम बाद है या नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आपने पैसा दिया है अप्रोप्रिएशन करने के लिए, जैसा इंस्ट्रक्शंस दिया है वैसे ही डेट को करना चाहिए अप्रोप्रिएट। बट हां, अगर हमारे डेटर ने कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए तो क्रेडिटर अपने हिसाब से डेट का कर सकता है अप्रोप्रिएशन। अब देखो, ना डेटर ने अप्रोप्रिएट किया ना क्रेडिटर ने अप्रोप्रिएट किया, तब क्या होगा? द डेट विल बी अप्रोप्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ टाइम। हां, इसमें मेरे को सिर्फ एक चीज बतानी है, डेटर कभी कभार हो सकता है बाय वर्ड्स ये ना कहे कि मेरा ये डेट इसके लिए अप्रोप्रिएटेड और वो डेट उसके लिए अप्रोप्रिएटेड है, बट बहुत बार बाय योर कंडक्ट, बाय योर बिहेवियर यू गेट अ डेट अप्रोप्रिएट। जैसे कि मैंने एक चेक दिया जो एग्जैक्टली उसी अमाउंट का था 9610, एग्जैक्टली वही अमाउंट जो मेरा डेट नंबर 2 है। तो जब ऐसा कोई मैं चेक देती हूं 9610, इससे ये समझ में आता है कि आपको ये डेट को उस वाले डेट के लिए इस्तेमाल करवाना है। तो ऐसे करके हमारे ये तीनों सेक्शंस हो जाते हैं कंप्लीट। सेक्शन नंबर 59, सेक्शन नंबर 60 और सेक्शन नंबर 61। आ जाइए आगे, कम ऑन। एंड दिस पॉइंट इज लाइक रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपके जीवन के कुछ मेन टर्म्स है जो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं, कंपनीज एक्ट और दूसरे बहुत सारे एक्ट में इस्तेमाल किए गए हैं। हाय तनवीर, यस डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विथ यू, चाहे फाउंडेशन हो या इंटर हो, हम आपके साथ है। उदय पूछ रहा है कौन सा टॉपिक चालू है। गुड मॉर्निंग उदय। चलो आ जाइए। नोवेशन, रिसेशन एंड अल्ट्रेशन। What do you mean by novation? Novation का मतलब होता है to enter into a new contract in substitution of a old contract। ओके, जिसमें आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर लेते हो और उसके बदले में आप नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंटर करते हो। पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, अब उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, बट उसी के बदले में आप नया कॉन्ट्रैक्ट करते हो एंटर, और इसी नए कॉन्ट्रैक्ट को आपको परफॉर्म करना जरूरी है। जब कभी भी नोवेशन होता है, नोवेशन कैन हैपन बाय 2 ways। 1, आप क्या कर रहे हो, पार्टीज सेम है बट टर्म्स को चेंज कर रहे हो, या तो फिर टर्म्स सेम है बट पार्टीज जो है चेंज हो रही है, उसमें से वन पार्टी बीइंग कांस्टेंट। ये दोनों भी तरीके से क्या होता है, नोवेशन होता है। ओके, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है और उसके बदले में नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंटर हो जाता है। रिसेशन में क्या होता है, आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर देते हो, कैंसिल कर देते हो, बट उसके बदले में देयर इज नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट that has been entered. This is what happens in recession. There is one more term and that is alteration. Alteration में आप क्या करते हो, आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर रहे हो और उसके बदले में आप नए कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करते रहे हो, बट यहां पे अल्ट्रेशन में पार्टीज तो सेम ही रहती है, टर्म्स चेंज होते हैं, बट देर इज अ वेरी माइन्यूट चेंज इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज नोन एज alteration. Okay, next chalo, so that was about 3 main terms that you all should be knowing about: novation, recession and alteration. अगला पॉइंट जो है वो कहता है प्रॉमिसी अगर चाहे। अच्छा, ये सब किसके पॉइंट्स है, देखो, दिस इज
when the contract need not be performed, अगर इंस्टीट्यूट चाहे ऐसा आपको एक डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कौन से केसेस है जहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है? तो पहले वाले पॉइंट के 3 बच्चे, नोवेशन, रिसेशन एंड अल्ट्रेशन। अब अगला पॉइंट कहता है प्रोमिसी ने खुद ने हमारा परफॉर्मेंस जो है उसको वेव कर दिया। वेव कर देना मतलब छोड़ देना। उसने खुद ने बोला है जा बच्चा जी ले अपनी जिंदगी, आपको ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो अगर प्रोमिसी ने आपके परफॉर्मेंस को वेव किया है, आपको परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, कोई भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आप जानते हो इट इज एबल टू बी वॉइड। इसको अगर आपने रिसाइंड किया है तो ऐसे केस में आपको इसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। वॉइड अग्रीमेंट है तो आप जानते हो ये तो इन्फोर्सेबल है ही नहीं इन द आईज ऑफ लॉ, इट इज नल इन द आईज ऑफ लॉ। उसको तो कभी भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, अगर प्रोमिसी ने हमें प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं दी है हमारा परफॉर्मेंस देने के लिए, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ऐसे केस में हम 1-2 बार अटेम्प्ट तो करेंगे बट बाद में हम भी बात को छोड़ देंगे और कहेंगे अगर आप ही हमें रीजनेबल फैसिलिटी नहीं दे रहे हो परफॉर्मेंस दे। एंड there is this last concept in this chapter and this is relating to discharge of a contract। तो कब आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है? सबसे पहला और वेरी ऑब्वियस पॉइंट है कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है बाय परफॉर्मेंस। हाउ डज इट गेट डिस्चार्ज? बाय परफॉर्मेंस। जिसकी जो ड्यूटी है अगर उसने पूरी कर ली है कॉन्ट्रैक्ट ही डिस्चार्ज हो जाता है। इसको कहते हैं एज actual performance, but sometimes a contract can also get discharged because of attempted performance। attempted performance में आपने परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है, अटेम्प्ट किया है, but it is the other party who is not accepting your performance। अब इसमें आपकी कोई गलती नहीं है तो आप डिस्चार्ज हो जाते हो from giving any performance। सेकेंड पॉइंट कहता है जैसे पार्टीज म्यूचुअली अग्री करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए, वैसे ही पार्टीज म्यूचुअली अग्री कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के लिए। सो यू आर द रूलर ऑफ योर ओन थॉट्स। आपकी जैसी मर्जी है वैसा आप कर सकते हो। नेक्स्ट, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। हमने जस्ट थोड़ी देर पहले इसके बारे में चर्चा की है। इम्पॉसिबिलिटी 2 टाइप की हो सकती है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, whereas subsequent impossibility में the contract becomes void later on। but चाहे initial impossibility है या subsequent impossibility है, पते की बात यह है कि contract को perform करना impossible है, इसलिए हम हो जाते हैं discharge। Sometimes by operation of law the contract gets discharged। जैसे कि say for example if a person is declared insolvent, ओके, समटाइम्स बाय लैप्स ऑफ टाइम जो है तो आपको भी वादा पूरा करने की जरूरत नहीं है। ओके, चेक। हाँ, ब्रीच एक्चुअल ब्रीच हो सकती है और एंटिसिपेटरी ब्रीच भी हो सकती है। तो वन ऑफ द पार्टी डिफॉल्ट्स इन परफॉर्मिंग हिज पार्ट ऑन द ड्यू डेट, अदर पार्टी ऑल्सो नीड नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। अगर प्रोमिसी ने परफॉर्मेंस ही वेव कर दिया है तो आपको कुछ भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रोमिसी को अफोर्डेबल कंडीशंस आपने नहीं दिए हैं परफॉर्मेंस देने के लिए, तब भी इसमें इसकी बेचारी की कोई गलती नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा डिस्चार्ज। और कभी कभार ऐसा होता है आपके इंफीरियर राइट्स और सुपीरियर राइट्स एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं, तो ऐसे केस में आपको इंफीरियर राइट्स के कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। सुपीरियर वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको आपने परफॉर्म कर दिया तो भी चलेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट
यूनिट नंबर 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इनफैक्ट आपका पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो हो चुका है अब रिवाइज.